मेरा नाम है शिवम और एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे इस वीडियो में। कल 5 जून को भारतीय लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व ख़त्म हुआ और उसके बाद जो नतीजे आए, जो एग्जिट पोल्स आ रहे थे वो उनके बिल्कुल उलट आए। जो लोगों की संभावनाएं थीं वो उनके बिल्कुल उलट आए। जो भारतीय जनता पार्टी के दावे थे वो उनके बिल्कुल उलट आए। जो कांग्रेस और अन्य विपक्षी पार्टी के दावे थे वो उनके भी बिल्कुल उलट आए। रिजल्ट कुछ ऐसा चौंकाने वाला आया कि देश की जनता के पांव तले जमीन खिसक गई। भारतीय जनता पार्टी जो चुनाव के शुरुआत से ही और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 400 पार का नारा लगा रहे थे, उस 400 पार के नारे को देश की जनता ने जोरदार तमाचा लगाया है और एक बार फिर से साबित कर दिया है कि जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी का एक कोट है, वो मैं सुनाऊंगा आपको। 1.5 घंटे के भाषण के दौरान ये बात कही थी उन्होंने। तो बहुत ही इमोशनल भाषण, जो भारतीय लोकतंत्र का सबसे बेहतरीन भाषण है शायद मेरे ख्याल से। भाषण कुछ भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिर रही थी या बन रही थी, कुछ अल्पमत की सरकार थी, उसी के इर्द गिर्द जो भाषण दिया था अटल बिहारी वाजपेयी ने, उनमें 2 लाइनें कही थी उन्होंने कि पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र जिंदा रहना चाहिए, सरकारें आएंगी जाएंगी, इस तरह की बातें कही थी उन्होंने। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के खेमे में उदासी छाई हुई है। ये एक क्लियर साइन है कि भारतीय जनता पार्टी का डाउनफॉल हुआ है। डाउनफॉल नहीं कहूँगा अगर मैं, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदों के परिणाम बिल्कुल परे आए हैं। मतलब एक्सपेक्ट नहीं किया होगा भारतीय जनता पार्टी ने, मीडिया ने, जनता ने, लेकिन उलट आए हैं परिणाम, इस बात को स्वीकार करना होगा। ये भी एक फैक्ट है कि भारतीय जनता पार्टी के अकेले के सीट्स पूरे इंडिया गठबंधन के सीट्स से थोड़े ज़्यादा हैं। ये भी एक तथ्य है कि एनडीए अलायंस को क्लियर मेजॉरिटी मिल रही है। भले भारतीय जनता पार्टी हर बार की तरह सिंगल हैंडेडली मेजॉरिटी के लाइन को पार नहीं कर पा रही है, लेकिन साथियों के सहारे, अगर साथियों का कंधा मजबूत रहा और कंधे से कंधा मिलाकर चलें तो 5 सालों तक सरकार चला पाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब कुछ अहम मुद्दों पर बात करेंगे। अहम मुद्दे वो मुद्दे जिन पर बात करना जरूरी है, वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, हर तरफ से, हर पार्टी की तरफ से गलतियां हुई। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सी चीज़ों को नज़रअंदाज करके कुछ गलत लोगों को टिकट्स दिए हैं, कांग्रेस पार्टी ने भी कुछ गलत लोगों को टिकट्स दिए हैं। इस पूरे चुनाव के दौरान बहुत गंदा पॉलिटिक्स हुआ। बहुत बड़े बड़े चेहरे भारतीय जनता पार्टी के जो धूमिल हुए इस बार, बुरी तरह से वो चुनाव को हारे हैं, उसकी बात करेंगे हम। उन बड़े चेहरों की अगर हम बात करें, उन बड़े चेहरों में सबसे ऊपर आती हैं स्मृति ईरानी, उसके बाद अजय मिश्रा टेनी। वही अजय मिश्रा टेनी लखीमपुर खीरी में किसानों के आंदोलन के को पैरों तले जिसके बेटे ने कुचला था और आज उनके सपनों को चकनाचूर कर दिया है और पैरों तले कुचल दिया है लखीमपुर खीरी की जनता ने। लखीमपुर खीरी की जनता का दिल से आभार, क्योंकि ऐसे लोगों को जो पॉलिटिक्स में ऊपर जाने के बाद उस जनता को भूल जाते हैं, उस जनता को पैरों तले कुचलने की कोशिश करने लगते हैं जिन जनता ने उन्हें संसद तक भेजा होता है। आपको भी याद होगी ये न्यूज़, जब इसी अजय मिश्रा टेनी के बेटे ने गाड़ी चढ़ा दी थी किसानों के आंदोलन के ऊपर, उसमें मौतें हुई थी, बहुत लोग घायल हुए थे, भगदड़ मचा था, फिर बहुत हंगामा हुआ था, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने इस कैंडिडेट का टिकट नहीं काटा और जिद करके इसे लखीमपुर खीरी से टिकट दिया, जिसके बाद वहाँ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी और इस कैंडिडेट के मुंह पे भी जोरदार तमाचा मारा है। तीसरे बड़े कैंडिडेट जो भारतीय जनता पार्टी की ओर से आ रहे हैं वो हैं अर्जुन मंडल। अर्जुन मंडल जो झारखंड से बिलोंग करते हैं, वो मंत्री भी रहे बीजेपी के पूर्व मंत्रिमंडल में। कैलाश चौधरी, राजीव चंद्रशेखर, वो भी मंत्रिमंडल में रहे और शशि थरूर के खिलाफ तिरुवनंतपुरम से चुनाव हारे। महेंद्र नाथ पांडे, कौशल किशोर, संजीव बालियान, के अन्नामलाई, ये बहुत बड़ा नाम है क्योंकि मोदी ऑफ साउथ कहा जा रहा था इन्हें, और साउथ में बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे के रूप में इन्हें प्रोजेक्ट किया गया। आरके सिंह चुनाव हारे हैं आरा लोकसभा क्षेत्र से। हालांकि आरके सिंह का चुनाव हारना, अयोध्या फैजाबाद सीट से बीजेपी का चुनाव हारना, वाराणसी से नरेंद्र मोदी का स्ट्रगल करना, ये संकेत हैं कि हर बार हर चीज के 2 पहलू होते हैं। फैजाबाद में जो लोग ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने नकारा है, उनकी बात से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। आरके सिंह के मामले में जो लोग ये बात कहते हैं, उनके बात से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। नरेंद्र मोदी की सीट बहुत ही क्रूशियल, बहुत ही क्रिटिकल सीट थी।
आईएनसी के अजय राय ने उन्हें बहुत कड़ी टक्कर दी, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री के खिलाफ उन्होंने डट कर मुकाबला किया। लेकिन क्या आपको लगता है कि वाराणसी, जिसमें हजारों हजार करोड़ के प्रोजेक्ट्स पे काम हुआ नरेंद्र मोदी की वजह से, वहाँ की जनता को भी नरेंद्र मोदी को नकारना चाहिए? क्या आपको सच में लगता है कि जिस अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर बनवा दिया, हजारों लाखों करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ, वहाँ वर्ल्ड टूरिज्म सेंटर के रूप में विकसित करने की जो पूरी प्लानिंग थी भारतीय जनता पार्टी के, उसके ऊपर भी शायद ये तमाचा मारा है अयोध्या फैजाबाद सीट के जो तमाम मतदाता हैं उन सभी लोगों ने। और चूंकि आरा में आरके सिंह के खिलाफ एक सीपीआई एमएल के विधायक जीते हैं, सांसद जीते हैं, माफ़ करिएगा, ये और खतरनाक संकेत हैं, क्योंकि जो वाम दलों का बढ़ता हुआ प्रभाव बिहार में दिख रहा है। वाम दल मैं जब कहता हूँ तो मैं कम्युनिस्ट मानसिकता के खिलाफ बिल्कुल बात नहीं कर रहा हूँ। वाम दल तथाकथित, बस ये तथाकथित वाम दल हैं। असल में अगर आप इनकी बैकग्राउंड में जाएंगे और बिहार के ज़मीन पे आके अगर आप इनकी सच्चाई को जानना चाहेंगे तो ये नक्सली हैं। ये नक्सलवादी आंदोलन में सबसे बड़े सूत्रधार रहे हैं। आज से 30-40 साल पहले बिहार में बहुत बड़ा रक्तपात हुआ है इनकी वजह से। और मैं हर बात ये बात को कहता हूँ कि बिहार में वाम दलों के प्रभाव का बढ़ना ये बीजेपी की सबसे बड़ी विफलता है और आरजेडी की सबसे बड़ी गलती है, जो उन्होंने वाम दलों को साथ लेकर के उनके प्रभाव को बढ़ाया। विधानसभा में भी काफ़ी सीटें उन्हें मिली, उन्होंने अच्छी विक्ट्री हासिल की। संसद की सीटों में भी 2-3-4 सीटें अगर उन्हें मिली और उन्होंने जीती तो ये बहुत बड़े संकेत हैं मेरे ख्याल से। काराकाट में राजाराम कुशवाहा जीते हैं, जो पवन सिंह की वजह से जीते हैं। वहाँ पे उपेंद्र कुशवाहा की और अगर सीपीआई-एमएल की लड़ाई होती तो शायद राजाराम कुशवाहा के लिए ये गेम बहुत मुश्किल था, उपेंद्र कुशवाहा के लिए बहुत आसान गेम था। लेकिन फिर बीच में एंट्री हुई पवन सिंह की, उन्होंने काराकाट सीट को धो डाला, उन्होंने आरा सीट को धो डाला और उन्होंने आसपास की कुछ सीटों को भी प्रभावित किया। आप माने ना माने, पवन सिंह बिहार की राजनीति में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है इस बार उन्होंने, और एक गेम चेंजर साबित हुए हैं। लेकिन वो बीजेपी के लिए घाटे का सौदा साबित हुए हैं, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि बहुत सी सीटें उन्होंने प्रभावित की। और बिहार में इस बार निर्दलियों का बहुत बोलबाला रहा। 4 जो सबसे फेमस निर्दलीय प्रत्याशी रहे, चारों ने या तो अपना खेल बनाया या खेल बिगाड़ दिया जिस मकसद से वो चुनाव मैदान में उतरे थे। सबसे पहले पवन सिंह के बारे में आप जानते हैं, जो खुद तो चुनाव हारे, एनडीए को हरवाया और आसपास की सीटों को प्रभावित किया। ऐसा भी माना जा रहा है कि आरके सिंह के हारने के पीछे भी एक फैक्टर ये भी काम कर गया है कि जो कुशवाहा वोट्स हैं उसमें कटौती हुई है आरा में पवन सिंह की वजह से। दूसरे जो सबसे फेमस प्रत्याशी रहे आनंद मिश्र बक्सर में, उन्होंने भी, हालांकि उनको उस कदर के वोट्स नहीं मिले जितना कि उनके बारे में बताया गया, प्रभाव दिखाया गया सोशल मीडिया पे, लेकिन फिर भी 35-36-37 हज़ार वोटों की कटौती कर दी उन्होंने। और वही वो वोट्स हैं जो उन्होंने बीजेपी के, जदयू के खाते से काटे और उसके बाद वो वोट्स सुधाकर सिंह के वोट्स जो एक मुश्त एक जगह पे पड़े और फिर इस वजह से सुधाकर सिंह आरजेडी से वहाँ से क्वालिफाई कर गए। तीसरी जो सबसे फेमस निर्दलीय सीट रही वो थी हेना साहब की सीट सिवान से। साहबुद्दीन की पत्नी वहाँ से चुनाव मैदान में थी और काफ़ी टक्कर था वहाँ पे। लेकिन यहाँ गेम बिल्कुल उल्टा हुआ, MY समीकरण गड़बड़ा गया, जिसकी वजह से आरजेडी की करारी हार हुई वहाँ पर और जदयू की विजयलक्ष्मी जो वहाँ पे थी वो जीत गई। उसका सबसे बड़ा कारण रही हेना साहब। हालांकि ये तीनों वो प्रत्याशी थे जिन्होंने अंत तक रेस में बने रहे, मतलब अंतिम छोर पर जाके ये तीनों प्रत्याशी गेम को हारे। आनंद मिश्रा हालांकि बहुत पहले ही पीछे हो चुके थे। पप्पू यादव एकमात्र ऐसे चारों में से प्रत्याशी निकले जो जीते। उनके साथ भी कांटे की टक्कर थी, इससे बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन अंत में पप्पू यादव अपने दम पर चुनाव जीते हैं। और ये एक जो सीट है, ये इसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे। तो ये बिहार में निर्दलियों का डेटा था। पवन सिंह बहुत बड़े फैक्टर साबित हुए बिहार के चुनाव का, ये एक पूरा निचोड़ है। यूपी में अगर हम आगे बढ़ें तो, और हाँ एक बात और बिहार के बारे में बता दें कि यूपी के जैसे लैंडस्लाइड विक्ट्री हासिल नहीं कर पाई आरजेडी या कांग्रेस। यहाँ पर बहुत कम लॉस हुआ यहाँ पर बीजेपी को। अगर बीजेपी को यहाँ भी ज़्यादा लॉस होता तो शायद और धक्का लग सकता था बीजेपी को। तो यहाँ पे सबसे बड़ा कारण बीजेपी के सक्सेस और जेडीयू के सक्सेस का और चिराग पासवान के सक्सेस का ये रहा कि जातीय वोट्स, जातीय समीकरण, एक मुश्त वोट्स वहाँ पे नहीं पड़ सके बहुत से सीटों पे। सपा और आईएनसी के साथ बिल्कुल अलग हुआ उत्तर प्रदेश में। इस बार बहुत चालाकी के साथ जो दलित वोट्स थे वो शिफ्ट हुए
समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पे। बहुजन समाजवादी पार्टी का सफाया हो रहा है यूपी से, एक बहुत बड़ी बात है। एक समय पे जो सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी यूपी में, अब उसका बिल्कुल सफाया हो चुका है, वो 0 सीट पे आके सिमट गए हैं। जबकि बहुजन समाजवादी पार्टी यूपी से बाहर बहुत से राज्यों में अच्छा खासा परफॉर्म किया है उन्होंने, जीते नहीं हैं लेकिन बहुत सारी सीटों पे उन्होंने 70, 80, 90 हज़ार, 1 लाख तक वोट्स गेन की हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फिगर है। लेकिन यूपी खुद उनके होम स्टेट में उनकी जनता ने, उनके कास्ट ने उनको नकारा है, और एक नया चेहरा जो खड़ा हो रहा है बीएसपी के अल्टरनेटिव के रूप में, वो मेरे ख्याल से चंद्रशेखर आज़ाद है, जो नगीना सीट से जीते भी हैं। तो क्या, ये तो एक बड़ा सवाल है कि क्या वो मायावती को रिप्लेस कर पाएंगे। हम बात कर रहे थे समाजवादी पार्टी और आईएनसी की सक्सेस के ऊपर। तो जो दलित वोट्स शिफ्ट हुए वो बहुत बड़ा मुद्दा रहा, बहुत बड़ा फैक्टर रहा बीजेपी के जीत के पीछे। जो ब्राह्मण वोट्स शिफ्ट हुए वो बहुत बड़ा मुद्दा रहा। राजपूतों की नाराजगी ये बहुत बड़ा मुद्दा रही बीजेपी के हार के पीछे। और गड़बड़ी जो हुई सीट्स के बंटवारे में, वो बहुत बड़ा मुद्दा रही यूपी में बीजेपी के हार के पीछे। तो ये यूपी का एक छोटा छोटा निचोड़ था। और यूपी में करणभूषण सिंह, बृजभूषण सिंह के लड़के को टिकट दिया, इस तरह की चीज़ें काफ़ी, हालांकि वो जीते चुनाव, लेकिन ये बहुत प्रभाव डाल गया। और संविधान बदलना जाना है, फिर 400 सीटें पार करके बीजेपी संविधान पे चोट करेगी, आरक्षण पे चोट करेगी, इन चीज़ों का सहारा लेकर के सपा और आईएनसी ने वोट्स एक मुश्त पा लिए, जो सबसे बड़ा कारण रहा शायद बीजेपी के हारने का। अब हम बात करेंगे आप लोगों से, ये तो रही यूपी और बिहार, जो सबसे कहा जाता है कि रायसेना के पहाड़ियों का रास्ता यूपी और बिहार से होकर निकलता है। तो झटका तो लगा यूपी में भी और बिहार में भी, क्योंकि बिहार में 40 में से 39 सीटें मिली थी पिछले बार बीजेपी को और जदयू को। बस एक सीट, किशनगंज की जो सीट थी, वो जा करके आईएनसी के हाथ में पता नहीं कैसे लग गई थी, लेकिन एक तरह से कह सकते हैं क्लीन स्वीप किया था बिहार में एनडीए ने। इस बार जो उनको 6, 7, 8 सीटों का नुकसान हुआ है, वो एक बहुत बड़ा आंकड़ा है, क्योंकि 7, 8 सीटों को अगर आप नज़रअंदाज करेंगे तो फिर मामला गड़बड़ हो सकता है। यूपी में सीधा 40-42 सीटों का जो नुकसान हुआ है, वो एक बहुत बड़ा आंकड़ा है, क्योंकि पिछले बार बीजेपी ने अकेले 62 सीटों पर जीत हासिल की थी। और समाजवादी पार्टी की अकेली जीत ये नहीं है कि वो 37 उम्मीदवारों को लेकर निकल गए, उनके 37 सांसद संसद भवन में पहुंच रहे हैं। एक और बड़ी जीत ये है कि लगभग जितने भी सीट्स उन्होंने पाए, उनमें कांटे की टक्कर दी उन्होंने। और इन 37 सीटों के अलावा 8-10 सीटें भी ऐसी रहीं जिनमें बहुत कम मार्जिन से बीजेपी के या उनके घटक दलों के जो नेता थे, जो प्रत्याशी थे, उनको जीत मिली। तो एक बहुत बड़ा राइज है, क्योंकि समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी यूपी में, तब भी वो इस तरह की लैंडस्लाइड विक्ट्री उन्होंने हासिल नहीं की थी। तो कांग्रेस और जो सपा का गठजोड़ रहा, वो बहुत सक्सेसफुल अगर किसी स्टेट में रहा तो वो यूपी रहा। और एक बड़ी चिंता की बात भी यूपी ने पैदा कर दी इस तरह के रिजल्ट्स दे करके। वो चिंता की बात यह है कि धर्म की राजनीति को कोसते कोसते समाजवादी पार्टी, आईएनसी ने जात की राजनीति की और यूपी में सक्सेसफुल हुए, जो कि एक अच्छा संदेश नहीं है भारतीय राजनीति के लिए। क्योंकि अगर धर्म के नाम पे राजनीति नहीं होना चाहिए तो जात के नाम पे भी राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये तो मतलब एक चिंता की विषय है। और इसके बारे में ये कहा जा रहा है कि उनकी राजनीतिक चेतना जग गई यूपी के लोगों की। उन्होंने अचानक से संविधान को बचाने के लिए वोट कर दिया, तानाशाही को गिराने के लिए वोट कर दिया। लेकिन जहाँ तक मैं उत्तर प्रदेश की जनता को जानता हूँ और आप लोग भी जानते होंगे, ये परिणाम बीजेपी के अगेंस्ट बस इसलिए गए हैं। मैं इसलिए बिल्कुल नाखुश नहीं हूँ कि बीजेपी के अगेंस्ट में परिणाम गए, लेकिन ये भी एक सच है कि जातीय समीकरण बनाया समाजवादी पार्टी और आईएनसी ने। वो एक स्ट्रैटेजी है, हर पार्टी अपना अपना गेम खेलती है, लेकिन जातीय समीकरण काम कर गया, उससे भी बड़ी बात है। और उन्होंने लैंडस्लाइड विक्ट्री हासिल की उस उत्तर प्रदेश में, और उस उत्तर प्रदेश में जिसमें कहा जा रहा था कि अब वो एक छत्र राज बीजेपी का हो गया वहाँ पे। और बहुत लंबे टाइम से जहाँ बीजेपी वहाँ सत्ता से बाहर थी, वनवास झेल रही थी, बीजेपी वापस आई। विधानसभा में लगातार 2 बार उन्होंने हिस्ट्री बनाकर जीत हासिल की योगी जी के नेतृत्व में। अगले साल 2-3 साल पहले चुनाव भी हुए थे। तो ये अब 2-3 साल में आगे चुनाव होने भी वाले हैं 2025 में मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश में। तो ये भी एक बड़ा इशारा है। ये क्या कन्फ्यूज़न है बहुत बड़ा कि अगर ऐसे रिजल्ट्स मिले हैं लोकसभा में तो क्या विधानसभा पे भी इसका अफेक्ट होगा। और जो र्यूमर्स उठाए गए थे कि योगी को हटाया जा रहा है, वो शायद र्यूमर्स हैं या सच हैं, आई डोंट नो कितनी सच्चाई है उन बातों में, लेकिन बहुत सच्चाई है। अगर देखा जाए, शिवराज सिंह चौहान को अगर आप देखेंगे, बहुत बड़े चेहरे थे मध्य प्रदेश में, लेकिन वो भी हटाए गए और बिल्कुल विद्रोह की एक ज्वाला तक नहीं उठ सकी।
तो अगर योगी को भी आप बहुत बड़ा चेहरा समझते हैं और आप ये सोचते हैं कि योगी को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, हटाया नहीं जा सकता, बहुत बड़ी बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लिए जिस तरह का ऑर्गेनाइजेशन है, भारतीय जनता पार्टी डोमिनेंस इतना बढ़ चुका है कुछ लोगों का, हटाया जा सकता है। अब हम बात करने वाले हैं इस चुनाव में जो करारी हार हुई और जो आसार लगाए जा रहे हैं कि आईएनसी और इंडिया गठबंधन जो कि एक मतलब सरकार बनाने के सिचुएशन में है, और सरकार बनाने के सिचुएशन में है अगर इंडिया गठबंधन, तो ये देखना होगा आपको, आंकड़ों को समझना होगा। सबसे पहले तो कुछ तथ्य बताएंगे आपको हम। तथ्य हैं कि 292 सीटें आपको भी पता है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए अलायंस ने मिलकर जीती है, जिसमें 240-41 अकेले बीजेपी की हैं। उसके बाद 16 सीटें टीडीपी के हैं, चंद्रबाबू नायडू जिन पर ग्रहण लगा हुआ है। उसके बाद नीतीश कुमार की 12 सीटें हैं। तो ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा हो जाता है अगर इन सबको ऐड कर दें, इन दोनों को, तो 16 और 12 28 सीटों का लॉस हो रहा है अगर एक साथ चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ते हैं तो। उसके बाद कुछ अदर सीट्स हैं, छोटी छोटी पार्टियां हैं। अब उसके बाद लोजपा है जो तो साथ नहीं छोड़ेगी, बहुत कम उम्मीद है, मतलब इसकी उम्मीद ना के बराबर है। उसके बाद आरएलडी है, उसके बाद जनसेना है, और अदर में भी 5 छोटे छोटे पार्टियां हैं जिन्होंने जीती हैं 1-1 सीटें, 2-2 सीटें। उसमें हम है, फिर उसमें और भी छोटी छोटी पार्टियां हैं। तो इन सब को मिला करके जो होता है वो 292 होता है। और जो सबसे बड़े ग्रहण लगे हों, और 7 सीटें ये भी कहा जा रहा है कि शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे की जो गुट है वो एकनाथ शिंदे शिवसेना ग्रुप से बात कर रही है, तो 7 सीटें उनके पास भी हैं। इसको भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता क्योंकि भारतीय राजनीति में कुछ भी संभव है। 16 और 12 28 का आंकड़ा तो सीधा सीधा दिख रहा है कि ये लॉस हो सकता है बीजेपी को अगर चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार ने दामन छोड़ा तो। अब 7 सीटें अगर एकनाथ शिंदे भी लेके चले जाते हैं तो 35 सीटें नुकसान हो जाएंगी। 7 सीटें एकनाथ शिंदे की अगर आप हटा भी दें और 292 में से 28 सीटों को माइनस किया जाए तो 292 में से अगर 20 सीटें ही माइनस होती हैं तो बहुमत के आंकड़े के पास आ जाएंगे भारतीय जनता पार्टी। और अगर उसमें से भी 8 सीटें माइनस हो जाएं तो वो 264 पे पहुंच जाएंगे, जो बहुमत के आंकड़े से 8 सीटें कम है। अब इंडिया के तरफ जो उम्मीदें बताई जा रही हैं, जो आसार बताए जा रहे हैं, वो किस बेसिस पे बताया जा रहा है? सबसे पहले तो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जो जीते हैं उनकी एक सूची बताते हैं आपको। टोटल ऑफ 7 कैंडिडेट्स जीते हैं पूरे देश में इंडिपेंडेंट। सबसे पहले पप्पू यादव जो एकमात्र निर्दलीय प्रत्याशी जीते हैं बिहार से। वो जाहिर सी बात है कि वो बीजेपी का दामन नहीं थामने वाले, जहाँ तक उम्मीदें हैं, मतलब भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने की उम्मीदें ना के बराबर हैं उनकी। वो इंडिया को समर्थन देंगे अगर ऐसी कोई परिस्थिति बनती है तो। पंजाब में अगर हम 2 सीटों की ओर आगे बढ़ें तो सरबजीत सिंह खालसा, ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने इंदिरा गांधी की हत्या की थी, उनके बेटे हैं ये। मतलब बेअंत सिंह जो इंदिरा गांधी के हत्यारों में से एक थे, उनका एक बेटा जो निर्दलीय चुनाव जीता है, तो कांग्रेस में जाने की संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं। अमृतपाल सिंह जो कि खालिस्तानी लीडर है, ये भी एक चुनाव जीता है खडूर सीट से, इसके भी कांग्रेस में जाने की संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं। फिर विशाल प्रक्षदीप पाटिल, ये एक चुनाव जीते हैं सांगली से, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सीट है, ये उद्धव ठाकरे के संपर्क में बताए जा रहे हैं, तो अगर ऐसा हुआ तो एक ये सीट को आप ऐड कर सकते हैं। फिर चंद्र प्रकाश चौधरी, ये एक सीट है गिरिडीह की, जो झारखंड से जीते हैं, वो भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के संपर्क में अगर आए, जैसा कि बताया जा रहा है कि हैं, तो एक और ये सीट ऐड हो सकती है। और उसके बाद मोहम्मद हनीफा जो कि लद्दाख से एक सीट जीते हैं इंडिपेंडेंट। तो ये लद्दाख में जिस तरह के प्रोटेस्ट हुए उसके बाद आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि भारतीय जनता पार्टी का कितना विरोध है लद्दाख में, और इनके भी बहुत कम चांसेस हैं भारतीय जनता पार्टी में जाने के। तो लगभग मोटा मोटा अगर आपको एक खाका बताएं तो जो 7 कैंडिडेट्स जीते हैं इंडिपेंडेंट, उनमें से 4 कैंडिडेट्स के तो 80% चांसेस हैं कि वो कांग्रेस में जा सकते हैं अगर ऐसी परिस्थिति बनी कि उनके इधर उधर होने से सरकार बदल सकती है। तो जो बाकी के 3 कैंडिडेट्स हैं वो कांग्रेस में नहीं जाएंगे, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी उन्हें मिलाती है तो उनकी क्रेडिबिलिटी बहुत ख़राब होगी। अगर सरबजीत सिंह खालसा को मिलाती है जो कि पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री का हत्यारा है, उसका बेटा है, तो भी बहुत रेपुटेशन ख़राब होगा। फिर अमृतपाल सिंह जो खुद एक खालिस्तानी लीडर है, उसको मिलाने पर भी रेपुटेशन ख़राब होगा। तो इन लोगों को अगर मिलाएगी भारतीय जनता पार्टी तो क्रेडिबिलिटी का सवाल है, तो शायद बहुत कम चांसेस है कि वो नहीं मिलाएंगे। फिर भी इनको जोड़ के जो इंडिया गठबंधन की सीटें हैं 233 सीटें, उनमें अगर आप 28 ऐड कर दें तो 233 में 20 ऐड करके 53, और उसमें और एक्स्ट्रा 1 ऐड करके 261 सीटों तक ही पहुंच पाते हैं इंडिया गठबंधन के लोग। फिर भी इनकी 9 और 2 11 सीटों की दूरी है बहुमत के आंकड़े को टच करने के लिए। अब एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न है कि जो अदर्स, आप न्यूज़ टीवी चैनल्स में आपको दिख रहा होगा कि इंडिया गठबंधन की 233 सीटें, एनडीए की 292 सीटें, अदर्स में जो आपको सीटें दिख रही हैं, तो अदर्स का सीट बहुत इंपॉर्टेंट है। जो 17-18 सीटें अदर्स के तौर पर देखा जा रहा है,
तो वो अदर्स में कौन कौन है, अब ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर ऐसी परिस्थिति बनी तो वो अदर्स बहुत निर्णायक निर्णय लेंगे, किस पक्ष में जाएंगे उनके बेसिस पर ये डिसाइड होगा। तो सबसे पहले हम अदर्स में बात करें तो वाईएस जगन मोहन रेड्डी की पार्टी है जिसने 2 सीट्स जीते हैं आंध्र प्रदेश में। उसके बाद ASPKR है, तो ये भी एक बहुत बड़ी पार्टी है अपने आप में, लेकिन 1 सीट पा पाई है। उसके बाद BPO है, 1 सीट जीती है। उसके बाद AIMIM है जिसने असदुद्दीन ओवैसी ने 1 सीट जीते हैं, तो इनके भी बहुत कम चांसेस हैं बीजेपी में जाने के। हालांकि कांग्रेस से भी इनके मतभेद हैं, कुछ खासे अच्छे संबंध नहीं है, लेकिन फिर भी अगर परिस्थितियां बनी तो एक बार के लिए सोचा जा सकता है कि ये कांग्रेस की तरफ लीन हो। उसके बाद BAP है, उसने 1 सीट जीता है। उसके बाद VPP है, उसने 1 सीट जीता है। उसके बाद ZPM है, उसने 1 सीट जीता है। उसके बाद SKM है, उसने 1 सीट जीता है। तो ये जो सीटें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं और बहुत क्रूशियल कंडीशन हो जाता है अगर ऐसी परिस्थिति बनी तो। हालांकि देश में ऐसी परिस्थिति बनने की संभावनाएं बहुत कम है अगर चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार सीधे सीधे NDA से बाहर जाने का फैसला नहीं लेते हैं। तो अगर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू NDA से बाहर जाने का फैसला लेंगे तब इस तरह की परिस्थितियां बनेगी। हालांकि ये बहुत टेढ़ी खीर है और भारतीय राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है। ये भी असंभव की परिस्थिति नहीं है कि इंडिया गठबंधन सरकार बना ले। बहुत तोड़ मरोड़ अगर हो सके तो इंडिया गठबंधन सरकार बना सकती है, लेकिन भारतीय राजनीति के लिए ये अच्छे संकेत नहीं होंगे अगर इस तरह का तोड़ मरोड़ खरीद फरोख्त की परिस्थिति बनी। तो मेरे ख्याल से इंडियन नेशनल कांग्रेस को इसे अवॉइड करना चाहिए और जो मैंडेट, जो जनादेश देश की जनता ने जो उन्हें आदेश दिया है विपक्ष में, एक मजबूत विपक्ष के तौर पर बैठने का, उन्हें उसका सम्मान करना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी को एक बार और के लिए सत्ता में बैठने का मौका देना चाहिए। अगली बार के चुनाव होंगे, अगर भारतीय जनता ये आदेश देगी कि इस बार कांग्रेस सरकार में आए तो वो जरूर आएगी। तब तक के लिए भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में रहने का समर्थन देना चाहिए कांग्रेस को। अब इस चुनाव ने और भी बहुत सारी चीज़ें क्लियर की हैं, उस पर भी थोड़ा बात कर लेंगे जाते जाते। और जो सबसे बड़ी चीज़ क्लियर की है चुनाव ने वो ये है कि भारतीय राजनीति बहुत गंदे राजनीति करने वाले लोग फेल हुए हैं। स्मृति ईरानी पहला नाम होगा, अहंकार का दूसरा नाम स्मृति ईरानी, जिन्होंने चिल्ला चिल्ला कर नेशनल मीडिया पे ये कहा था राहुल गांधी अमेठी से पिछले बार चुनाव हारे थे दुर्भाग्यवश, इस बार वो अमेठी से किसी वजहों से, किन्हीं कारणों से नहीं लड़े चुनाव। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण ये बताया जा रहा था कि कांग्रेस पार्टी के पास प्रचारक नहीं थे, तो अमेठी से अगर राहुल गांधी चुनाव लड़ते तो वो उनके लिए सेफ सीट नहीं थी, तो वहाँ पे प्रचार की जरूरत थी जो वो नहीं कर पाते, शायद फिर से चुनाव हार जाते, इसलिए उन्होंने रायबरेली को चुना जो एक सेफ सीट थी। तो लेकिन स्मृति ईरानी ने बार बार उन्हें पिंच किया और ये कहा कि अगर राहुल गांधी आते तो वो हार जाते, इसलिए वो डर के भाग गए और नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस के एक छोटे से प्रवक्ता ने स्मृति ईरानी को बहुत अंतर से हरा दिया। दूसरा नाम इस लिस्ट में है प्रज्वल रेवन्ना। बांस रेप के केसेस में इन्वॉल्व प्रज्वल रेवन्ना JDS के पार्टी से चुनाव लड़ा और हासन लोकसभा सीट, जो कि वहाँ की पारंपरिक सीट मानी जाती है JDS पार्टी की, देवेगौड़ा परिवार की, वो गंवा बैठे, जो एक बहुत अच्छा संकेत है। कश्मीर में बहुत अच्छे संकेत देखने को मिले। उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती दोनों ही अलगाववादी नेता, टेररिज्म को समर्थन करने वाले, घाटी में इतने समय तक जो रक्तपात हुआ, पत्थरबाजियाँ होती थी, उन सब का समर्थन करने वाले लोगों को कश्मीर की जनता ने खुद नकारा है और ये एक बहुत अच्छा संकेत है। जो अजय मिश्रा टेनी, जो लखीमपुर खीरी से चुनाव लड़े, उनके बेटे ने किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाया था और देश की जनता ने उन्हें पैरों तले कुचल दिया, उन्हें जनादेश नहीं दिया इस बार संसद में जाने का। बिहार में अगर आप आएंगे तो रोहिणी आचार्य चुनाव हारी हैं, जो कि परिवारवाद का एक चेहरा है और उन्हें भी देश की जनता ने, बिहार की जनता ने मैंडेट नहीं दिया। ये कुछ अच्छे संदेश हैं मेरे ख्याल से। तो इन्हीं शब्दों के साथ ये वीडियो की अंत करते हैं और मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।